12 अक्टूबर की कार्रवाई। मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा कब और कैसे बनाया? मुशर्रफ साहब को तो ज़ाहिर को बहाना चाहिए था। मुशर्रफ के घर होने वाली मुलाकातों में कौन कौन सा जर्नैल शरीक होता था? बिल्कुल कोई मंसूबा ऐसा नहीं था। नवाज शरीफ के जहाज का खुफिया मुसाफिर कौन था? PK 805 के कॉकपिट और ATC के दरमियान होने वाली गुफ्तगू। वकील मैं जर्नलिस्ट और बोल रहा हूँ। और ऐसे बहुत से अहम राज जो आज से पहले कभी मंजर आम पर नहीं आए। में अक्सरियत अल्लाह के फजलो करम से मेरी है और मेरी रहेगी। अक्टूबर 1999 का सूरज किसी भी आम दिन की तरह तुलू हुआ। महल्लाती साजिशों से बेखबर आवाम मामूल के मुताबिक कारोबार जिंदगी में मसरूफ थे। मगर इक्तदार की राहदारियों पर शाम के गहरे होते सायों में दूसरी मर्तबा मुंतखब होने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ के इक्तदार का सूरज भी गरूब हो गया। उस रोज रूनुमा होने वाले वाकयात ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया। निस्फ शब को सरकारी टीवी पर नश्र की जाने वाली तकरीर में आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के लहजे की गुर्राहट अगले रोज दुनिया भर में खबरों का मरकज बन गई। My dear countrymen, I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. परवेज मुशर्रफ के लहजे की चिंगाड़ ने दुनिया पर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान में हुक्मरानी एक मर्तबा फिर फौज के हाथ में है। जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारने की इस कहानी के बहुत से पहलू अंधेरे में रहे। राजों से पर्दा उठने का सिलसिला आज भी जारी है। अपनी तकरीर में परवेज मुशर्रफ ने इंतहाई पुरयकीन अंदाज में उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम को बरतरफ करने की वजूहात बताई और यहीं से जन्म लिया तैयारा साजिश केस ने। I was in Sri Lanka on an official visit. On my way back, the PIA commercial flight was not allowed to land at Karachi, but was ordered to be diverted to anywhere outside Pakistan. 5, you cannot land at any airport in Pakistan, and you can proceed outside Pakistan. Despite acute shortage of fuel, imperiling the life of all the passengers, thanks be to Allah, this evil design was thwarted through speedy army action. तैयारा साजिश केस हकीकत है कि अफसाना। असल हकायक परवेज मुशर्रफ की तकरीर के बरक्स एक मुख्तलिफ कहानी पेश करते हैं। ईवान वजीर आजम की गुलाम गर्दिशों में महल्लाती साजिशें अरूज पर थीं। हालात नवाज शरीफ पर वाज़े कर चुके थे कि उनके इक्तदार की नाव डोल रही है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ अपने साथियों के साथ मिलकर मुंतखब हुकूमत को घर भेजने की तैयारी में मसरूफ थे। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा था,
वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकातों को खुशगवार करार दिया जा रहा था। हाथ मिलाए जा रहे थे, वजीर आजम को सलूट पर सलूट मारे जा रहे थे। मगर इन सलूटों में फौजी बूटों की एड़ियों से निकलने वाली धमक से ईवाने इक्तदार लरज रहा था। नवाज शरीफ को इंटेलिजेंस ब्यूरो परवेज मुशर्रफ की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवा चुकी थी, जिसे सुनकर नवाज शरीफ को महसूस होने लगा था कि अगर उन्होंने परवेज मुशर्रफ को बरतरफ ना किया तो परवेज मुशर्रफ उन्हें ऐवाने इक्तदार से निकाल बाहर करेंगे। उस ऑडियो टेप में परवेज मुशर्रफ अपने वजीर आजम के खिलाफ इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए सुनाई दिए। नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ दोनों को ही मालूम था कि दोनों के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। आर्मी चीफ को मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से वजीर आजम के पल पल की खबर दी जा रही थी, जबकि वजीर आजम को ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो आर्मी चीफ की पसे पर्दा मसरूफियात से आगाह रखे हुए थे। इसी दौरान वजीर आजम हाउस की हिफाजत पर मामूर फौजी गार्ड्स के पास ऐसे आलात देखे गए। ये पहुंच गए, आप तक पहुंचने वाले हो, जिनके बायस नवाज शरीफ की तशवीश में मजीद इजाफा हो गया। वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो स्टाफ था उसके पास एक अजीबोगरीब किस्म के उन्होंने हालात रख लिए थे जो हमने नोट किए, और वो फिर हमने पॉइंट आउट किया उसको, पर उन्होंने कुछ देर के लिए विड्रॉ कर लिया। मुशर्रफ साहब को तो ज़ाहिर को बहाना चाहिए था टेक ओवर करने का। बिल्कुल कोई मंसूबा ऐसा नहीं था। हो ही नहीं सकता कि कोर कमांडर इनके कहने के बगैर उन्होंने वो कू कर जाए। वकील मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। He will be guided by the ADP in Karachi. मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से जनरल मुशर्रफ को एहसास हो गया था कि उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। ये वो वक्त था कि नवाज शरीफ के करीबी फौजी जर्नलों की निगरानी बढ़ा दी गई। सिर्फ कारगिल में नहीं आग बुझाने की कोशिश करें, बल्कि उस बड़ी आग को बुझाने के लिए कोशिश करें। यहां तक कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाने वाले DG ISI जनरल ज़ियाउद्दीन के फोन भी रिकॉर्ड किए जा रहे थे। 12 अक्टूबर से कबल उस वक्त के DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल एहसानुल हक कम से कम 2 मौके पर आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज खान और DG मिलिट्री ऑपरेशन जनरल शाहिद अजीज को बता चुके थे कि नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ को बरतरफ करने का फैसला कर चुके हैं। परवेज मुशर्रफ हमेशा बज़िद रहे कि उनका इक़्तिदार पर कब्जे का कोई इरादा नहीं था। वो तो श्रीलंका से वापसी के सफर पर थे कि फौज ने हालात के बायस ये इंतहाई इकदाम उठाया और उनका तैयारा लैंड होने के बाद उनको मुल्क की बागडोर संभालने का कहा गया। If you see the response of the army, it was spontaneous. I didn't even have to tell them. उन्होंने लाजमन ये मंसूबा पहले से ही बना रखा था, क्योंकि इसके बाद रूनमा होने वाले वाकयात ये बताते हैं कि ये यकदम नहीं किया गया।
बिल्कुल कोई मंसूबा ऐसा नहीं था, वरना अगर होता तो मैं कभी श्रीलंका ना जाता। मैं तो हवा में था, मुझे तो कोई पता ही नहीं था। मैं तो श्रीलंका से आ रहा था, मुझे तो मालूम ही नहीं था जमीन पे क्या हो रहा है। मैं तो जब पहुंचा हूँ जमीन पे, जब सब कुछ आर्मी ने टेक ओवर किया है, फिर ही मुझे पता हुआ कि जियाउद्दीन साहब ने क्या हरकत की या वो उनको अपॉइंट किया गया वगैरह। परवेज मुशर्रफ कुछ भी कहें, लेकिन यह हकीकत है कि 12 अक्टूबर से पहले कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिन्हें हमेशा पर्दाए राज में छुपाने की कोशिश की गई। इन राजों में जनरल परवेज मुशर्रफ के घर होने वाली वो 4 मुलाकातें भी शामिल हैं, जिनमें उस वक्त के डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल एहसानुल हक, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज और ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी शरीक हुए। इन मुलाकातों में होने वाली बातों को डीजी मिलिट्री ऑपरेशन अपने लैपटॉप में महफूज करते जाते और इन्हीं मुलाकातों में बनाया गया हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा। बकौल परवेज मुशर्रफ तैयारे में बैठकर जमीन पर मौजूद जर्नैलों से ना तो बात की जा सकती थी और ना ही उन्हें कोई हिदायत दी जा सकती थी। हो ही नहीं सकता कि कोर कमांडर इनके कहने के बगैर उन्होंने वो कू कर जाए, जिससे वाज़ेह है कि यह बात पहले ही तय हो चुकी थी कि जो ही हुकूमत परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करने का ऐलान करेगी, उस वक्त किस जर्नैल ने क्या करना है। और यह सब साबित होता है उन मुलाकातों के अहवाल से। पहली मुलाकात हुई शाम के वक्त आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के घर पर, जिसमें डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल एहसानुल हक ने परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी की मौजूदगी में बताया कि नवाज शरीफ उनकी जगह जनरल जियाउद्दीन को आर्मी चीफ तैनात करने पर गौर कर रहे हैं। इसके चंद रोज बाद इसी तरह की एक और मुलाकात जनरल परवेज मुशर्रफ के घर पर हुई, जिसमें उस वक्त के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज भी शामिल हुए। तमाम जर्नैलों ने मिलकर फैसला किया कि परवेज मुशर्रफ की बरतरफी की सूरत में हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। तीसरी मुलाकात एक मर्तबा फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के घर पर हुई, जिसमें डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने गुज़िश्ता मुलाकात के फैसले के मुताबिक एक मंसूबा शरीक जर्नैलों के सामने रखा। इस मंसूबे के मुताबिक परवेज मुशर्रफ की बरतरफी की सूरत में न सिर्फ 111 ब्रिगेड को हरकत में लाया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर एसएसजी कमांडोज और फौज के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर भी हुकूमत का तख्ता उलटने के ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। चौथी मुलाकात में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इंकिशाफ किया कि वजीर आजम नवाज शरीफ चंद इंतहाई करीबी साथियों से मुशावरत के बाद परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ के ओहदे से बर्खास्त करने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन अभी इस फैसले पर अमल दरामद के लिए वक्त का तयन नहीं किया गया। परवेज मुशर्रफ के घर इन 4 मुलाकातों के बाद उस वक्त के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान हुकूमत का तख्ता उलटने के इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए हरकत में आ गए और उस वक्त के एसएसजी ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर फैसल अलवी को तलब कर लिया गया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने ब्रिगेडियर फैसल अलवी को बताया कि वजीर आजम हाउस और ईवान सदर की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ाना होगी। ब्रिगेडियर अलवी को हेलीकॉप्टर और एसएसजी कमांडोज को तैयार रखने का हुक्म दिया गया।
ब्रिगेडियर अलवी ने उसे अगले ही रोज एविएशन ट्रेनिंग के नाम पर धमियाल एयरबेस पर कमांडोज की एक कंपनी भिजवा दी। इस एसएसजी कंपनी के अलावा रावलपिंडी में 111 ब्रिगेड की सिर्फ 2 बटालियंस मौजूद थीं, जो कि ईवान सदर और वजीर आजम हाउस की हिफाजत पर मामूर थीं। चंद रोज बाद रावलपिंडी में विलोबॉय रोड पर वाक़े एसएसजी कमांडोज के रेस्ट हाउस में एक 5वीं मुलाकात हुई, जिसमें उस वक्त के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज, 111 ब्रिगेड के कमांडर सलाउद्दीन सत्ती, एसएसजी ब्रिगेड के कमांडर फैसल अलवी और वजीर आजम हाउस की हिफाजत पर तैनात 111 बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद और एसएसजी जरार कंपनी के कमांडर हारून उल इस्लाम भी मौजूद थे। इस मुलाकात में डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने सबको मंसूबे के मुताबिक हिदायत जारी की। इस मंसूबे के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद, जिनकी जिम्मेदारी वजीर आजम हाउस की निगरानी करना थी, वो वजीर आजम हाउस पर कब्जा करेंगे। कब्जा करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद ने कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद को आगाह करना था, जो ये मालूमात आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ तक पहुंचाते। मुशर्रफ साहब को तो जाहिर को बहाना चाहिए था टेक ओवर करने का, और उन्होंने टेक ओवर किया। और मेरा ये ख्याल है कि पहले से तयशुदा प्रोग्राम था उनके दरमियान और जनरल महमूद, जनरल अजीज के, कभी ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर मुझे हटाया जाए तो आपने ये काम करना है। दीज वर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर मुशर्रफ। उनकी पहले से तैयारी थी और बिल्कुल आपस में उनका पूरा प्लान बना हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर कोई भी जरा से इस तरह का एक्शन होगा तो हम एक्ट करेंगे। यहाँ आर्मी आ गई है, पीटीवी पे वो ये न्यूज अब नहीं चलने दे रहे हैं। इनके दिमागों में एक कॉन्स्पिरेसी थी। खबर का नश्र होना था कि परवेज मुशर्रफ के साथी जर्नैलों ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। वकील में जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ।